नमस्कार साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक लगा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो एनसीईआरटी की कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत लेसन नंबर 3 का एक टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है और इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं या कौन सी परत एक दूसरी परत से किस असंबद्धता द्वारा अलग होती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की आंतरिक संरचना में और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी पर हम एक नज़र डालेंगे और इस चैप्टर के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी क्या है, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से हुई है, कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं या कौन कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक पिक्चर लगा हुआ है। देखेंगे क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सभी को गहराई के आधार पर बांटा गया है। क्रस्ट आप देख पा रहे हैं 0 से 200 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट पाई जाती है, लेकिन क्रस्ट को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट 0 से 30 किलोमीटर और निचली क्रस्ट 30 से 200 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसी प्रकार से अन्य जो परतें हैं पृथ्वी की, उनके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन चलिए हम इस चैप्टर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी है 2025-26 की। चैप्टर है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। क्या आपने अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है। क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाणों के अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर हम पृथ्वी को एक गेंद के समान मानते हैं, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं ये खोखली है या ठोस है। ठीक है, इसके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उसमें गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा, इनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। लावा क्या है, मैग्मा क्या है, इन सभी को हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात क्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी आगे देखते हैं क्षेत्र की भू आकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। कहने का मतलब है, किसी भी प्रदेश की भू आकृति को अगर जानना है तो भूगर्भिक क्रियाओं को समझना जरूरी है कि भूगर्भ में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं।
मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। कहने का मतलब है जो मानव जीवन है वो अपनी क्षेत्रीय भू आकृतियाँ, जो भू पर बनी हुई आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि, इन भूदृश्यों के विकास को प्रभावित करने वाली सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, इसी को भूकंप कहते हैं, या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। अगर हमें जानना है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें क्यों आती हैं, तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? यह जानना जरूर है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार हुई है, इसका विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपरपट्टी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, से करोड़ तक, क्योंकि पृथ्वी की 3 परतों के बारे में हमने अभी पढ़ा है श्वेश के अनुसार, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय में से संबंधित है। ये आपका एक परफॉर्मा था जिसको हमने देखा कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ। भूगर्भ की जानकारी के साधन। जो भूगर्भ की जानकारी कौन कौन से साधन हमें देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। कितनी है? 6378 किलोमीटर। ठीक, प्रश्न पूछ लिया जाता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 या 6378 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। भाई इतनी गहराई में कौन जा सकता है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी के जितना अंदर जाओगे तापमान उतना ही अधिक होता जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराइयों पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन भाई इतनी गहराई तक तो जाना असंभव है, फिर भी वैज्ञानिकों ने हमें क्या बताया है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार के तत्वों से हुई है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के बारे में प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष का मतलब जो हम देख सकते हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ। धरातलीय चट्टानें। कौन से? एक तो धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर की गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान है जो कितनी गहरी है? 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी है। इससे अधिक गहराई पर जाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूपरपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेधन, जो समुद्र में प्रवेधन कर रहे हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ये भी देख लो, जो सबसे गहरा प्रवेधन जो किया गया है जो वो कहाँ है? आर्कटिक महासागर में
कोला क्षेत्र में कितना है, 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों में के विश्लेषण से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। देखिए दूसरा स्रोत कौन सा है, ज्वालामुखी उद्गार। पहला कौन सा था, ठोस चट्टानें। जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, लावा जब धरातल पर आता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। ठीक, हमने 2 स्रोत देखे, कौन कौन से, ये देख पा रहे हैं हम। पहला कौन सा था, पहला था पृथ्वी की सबसे पुरानी, पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ, धरातलीय चट्टानें। एक तो धरातलीय चट्टानें हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा, ये देख पा रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी, ज्वालामुखी का उद्गार। ठीक, आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण, पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव भी में वृद्धि होती है। गहराई के साथ क्या होता है, तापमान और दाब में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। गहराई के साथ साथ क्या होता है, पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक, तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं। पहला अप्रत्यक्ष स्रोत क्या था, तापमान और घनत्व या पदार्थ के गुणधर्म। ठीक, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है, उल्काएं। उल्का क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। अब हमें एक जानकारी मिल रही है कि जो उल्काएं हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तो नहीं आते, लेकिन जिस प्रकार उल्काएं हैं उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जैसे उल्का ठोस होती है उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी ठोस है। पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिससे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। कहने का मतलब है उल्काएं भले ही पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं आती हैं, लेकिन जिस प्रकार के तत्वों से पृथ्वी की संरचना हुई है उसी प्रकार के मिलते जुलते तत्वों से उल्काओं की संरचना हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उल्काएं पृथ्वी का आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में क्या है, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। जाहिर सी बात है, यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम रहता है। कारण पृथ्वी का कोरियालिस बल। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के
कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है, ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भूकंप की गतिविधियां हैं, चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी की चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देता है। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देती हैं। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। चलिए जी, चर्चा कर लेते हैं। यह है हमारा भूकंप, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कांपना। भूकंप क्या है? पृथ्वी का कांपना। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। आप देख पा रहे हैं पहुंचने का समय दे रखा है। भूकंप अभिलेख, पी तरंगें, एस तरंगें और धरातलीय तरंगें, इनका आयाम किस तरीके से बढ़ता है और घटता है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? चलिए जी, इसको भी जान लेते हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूप्रपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। मान के चलिए ये भ्रंश हो गया, यहाँ पर कोई भी भ्रंश पड़ा, एक इधर गई एक इधर गई, दोनों विपरीत दिशाओं में जो भ्रंश की तरफ शैलें, जो ये एक शैल इधर एक शैल इधर, विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का भाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र। स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहलाता है। भूतल पर, कहां पर? भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपस्थ होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। एक नीचे होता है फोकस और ऊपर धरातल पर होता है एपिसेंटर। अधिकेंद्र नीचे होता है अभिकेंद्र, ऊपर होता है अधिकेंद्र। अभिकेंद्र को हम अवकेंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र को हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 के कोण पर होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 के कोण पर होता है। अब आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलखंड में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलखंड पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थलखंड कितने को कहते हैं? धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को स्थलखंड कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ, क्या? सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 अभी दिखाएंगे। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र
दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 2 कह ले जाएं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, पी और एस। भूगर्भिक तरंगें बॉडी वेव। भूगर्भिक तरंगों को क्या कहते हैं? बॉडी वेव। व धरातलीय तरंगें सरफेस वेव। भूकंपीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगें एवं धरातलीय सेलों के मध्य अनोन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय सेलों के मध्य जो अनोन्य क्रिया होती है उसके कारण अन्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। जब ठोस से गुजरेंगी तो अलग होगा, द्रव से गुजरेंगी अलग होगा, और तरल से गुजरेंगी अलग होगा, या गैस से गुजरेंगी तो अलग होगा। घनत्व वाले पदार्थ से वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन, रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं। भूगर्भ की तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक पी और दूसरा एस तरंगें। कहा जाता है कि पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। पी तरंगें कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये गैस, तरल एवं ठोस तीनों अवस्थाओं में चलती हैं। गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें धरातलीय पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। केवल ठोस पदार्थों में चलती हैं। एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की। परावर्तन, रिफ्लेक्शन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन, रिफ्रैक्शन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। जो धरातलीय तरंगें हैं वो भूकंप लेखी पर सबसे अंत में अंकित होती हैं। ये तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं। कौन सी? धरातलीय तरंगें, जिनको एल वेव कहा जाता है। अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे सेल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। किससे? एल तरंगों से या धरातलीय तरंगों से। भूकंपीय तरंगों का संचरण देखते हैं जी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने से की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। पी तरंगों से जो कंपन की दिशा है तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। जिस तरफ तरंगें चलेंगी उसी तरफ कंपन होगा। जिस तरफ कंपन होगा उसी तरफ तरंगें भी चलेंगी। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। पी तरंगों में क्या होता है? संकुचन और फैलाव। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन करती हैं। बाकी क्या करती हैं? समकोण दिशा में काम करती हैं। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तरंग में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा होता है। एस तरंगों में कहाँ होता है? समकोण पर कंपन पैदा होता है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। कौन सी? एस तरंगें क्या करती हैं? उभार और गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें जिससे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। धरातलीय तरंगें जो सबसे अधिक विनाशकारी
समझी जाती हैं। चलिए जी, भूकंप छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लिपि यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं, यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं अभिलेखित होती है। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र। ये देख लीजिए, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भूकंप अधोलिखित अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2 ए और ब में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। देख पा रहे हैं, ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। कहाँ तक है ये 105 यहाँ तक, 105 यहाँ तक। ये क्या है, यहाँ पर पी और एस दोनों तरंगें आती हैं। ठीक है ना, ये दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र है। ठीक, कितना, 105 से भीतर, 105 से 105 तक। ठीक है, और 145 से परे केवल पी तरंगें ही पहुंच पाती हैं। 145, ये देख रहे हैं, ये 145 इधर, 145 यहाँ पर केवल कौन सी तरंगें पहुंच पाती हैं, केवल पी तरंगें पहुंच पाती हैं। और यहाँ पर पी भी पहुंचती हैं और एस भी पहुंचती हैं। ये आप पी भी देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर पी एस दोनों तरंगें पहुंच पाती हैं। ठीक है, तरंगें पहुंचने ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। कहाँ पर, 145 से 145, यहाँ पर एस तरंगें नहीं दिखाई पड़ेंगी आपको। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये दोनों प्रकार की तरंगों के लिए क्या है, शैडो क्षेत्र है। ठीक, 105 के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। 105 के परे पूरे क्षेत्र में, यहां से यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पर कोई भी एस तरंग नहीं पहुंचती। ठीक, इसमें कोई भी एस तरंग नहीं पहुंच पाती है। इसे पहुंचती एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है, इतने में तो एस नहीं पहुंच पा रही हैं और केवल इतने में पी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक होता है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वरन पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। देख पा रहे हैं आप, ये आपको वो पी तरंगों का छाया क्षेत्र था और ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, बहुत ज़्यादा है पी तरंगों की अपेक्षा, और उतना ही नहीं, पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अवधिकेंद्र का पता है तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। भूकंप के प्रकार देख लेते हैं अब। चलिए जी, सामान्यतः विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। कौन कौन से, विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भूतल भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है, वोल्केनिक। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। आगे देखते हैं, खनन क्षेत्रों में भी कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। इन्हें नियात भूकंप या कोलैप्स कहा जाता है। कभी कभी ये हैं विवर्तनिक भूकंप और ये हैं विवर्तनिक भूकंप।
एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप जिन्हें ज्वालामुखी भूकंप भी कहा जाता है, ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते हैं। और ये हैं आपके जहाँ पर खनन कार्य होता है, अधिक गहराई तक खनन करते हैं, उसकी छत ढह जाने से हल्के फुल्के झटके आते हैं, उसको नियात या क्लॉप्स कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट के से भी भूकंप में भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोटी एक्सप्लोशन कंपन भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। आगे देखते हैं भूकंपों की माप, थोड़ा तीव्र पढ़ेंगे। भूकंपों की माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल, क्या भूकंपीय तीव्रता की मापनी के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी द्वारा नुकसान एक दृश्य, इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 होती है। मर्केली ने बनाया था इसे, ठीक है ना। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न हैं, चलिए देख लीजिए। ये भूकंप द्वारा नुकसान का एक दृश्य है। अमन सेतु भारत का, ठीक है ना, LOC उरी। देखिए भूकंप का हिलना, भूमि का हिलना भूकंप के प्रभाव हैं। धरातलीय विसंगति, भूस्खलन या पंख स्खलन, भूमि का स्खलन होना, धरातल में विसंगति आना, उबड़ खाबड़ हो जाना। मृदा द्रवण, मृदा का द्रवण हो जाना मतलब बेकार हो जाना। धरातल का एक तरफ झुकना, धरातल एक तरफ झुक जाता है। हिम स्खलन, जो हिम है वो टूटने पिघलने लगती है। धरातलीय विस्थापन, धरातल विस्थापित हो जाए। बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आना, आग लगना, इमारतों का टूटना एवं ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी, ये सभी भूकंप के प्रभाव हैं। आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य। मैरीना तट ये भारत का है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्वारीय लहरों का एक विनाश का एक दृश्य, ये थाईलैंड का है। ज्वारीय लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्रों का विध्वंस श्रीलंका में। ज्वारीय लहरों द्वारा एक हुए विनाश का एक दृश्य ये इंडोनेशिया में, जिसे सुनामी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ध्यान रखना भैया। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं। सुनामी क्या? लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि किससे होती हैं? मूल रूप से कंपन की प्रक्रिया कुछ सेकंड ही होती है। फिर भी यद्यपि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। आगे देखते हैं भूकंप की आवृत्ति। भूकंप का एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण को वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्राय यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। कैसे? 8 से अधिक तीव्रता वाले। जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। चलिए जी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसे कहते हैं भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। भूपर्पटी क्या है? सबसे ऊपरी भाग है। यह भंगुर कैसा होता है? बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर। जबकि महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर तक है। मुख्यतः पर्वतीय
श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में श्रेणियों के नीचे परपट्टी की मोटाई कितनी है? 70 किलोमीटर तक है। ये हम जान चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है जिसमें आपको विभिन्न परतों के बारे में दिखाया गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसकी ऊंचाई दुर्बलता मंडल, मेंटल में कुछ दुर्बलता मंडल होता है। क्रस्ट 0 से 100 मीटर, मेंटल 2900 मीटर किलोमीटर और क्रोड 2900 से मेंटल 2900 से 5100 और क्रोड 5100 से 6378। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ऊपरी क्रोड 2900 से 5100, निचला 5100 से 6378 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं मेंटल। मेंटल क्या है? भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असातत्य है। कौन सी? मोह असातत्य, मोह डिस्कंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है मेंटल। और क्रस्ट कितना था आपका? जो क्रस्ट की मोटाई कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 70 किलोमीटर। ठीक, मेंटल की देख रहे हैं। मेंटल को के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, स्थेनोस्फेयर कहा जाता है। स्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। स्थेनो का अर्थ क्या है? दुर्बलता से है। विस्तार 400 किलोमीटर तक है आंका गया। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। लावा का मुख्य स्रोत क्या है? दुर्बलता मंडल। भूपरपट्टी एवं मेंटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहलाते हैं। भूपरपट्टी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहते हैं? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। आगे देखते हैं क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड और मेंटल की सीमा कितनी है? 2900 किलोमीटर गहराई। बाह्य क्रोड, आउटर कोर तरल अवस्था में है। बाह्य क्रोड कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। जबकि आंतरिक क्रोड कैसी है? ठोस अवस्था में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाह्य क्रोड का ये है, ये कैसा है? द्रव। ठीक, और ये आंतरिक क्रोड है, ये ठोस है। ये आपका भूपरपट्टी है 0 से 100 किलोमीटर तक। मेंटल आप दुर्बलता मंडल मेंटल में है, ये आपका 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद में आपका क्रोड स्टार्ट हो जाता है। क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। क्रोड किससे बना है? भारी पदार्थों से बना है। इसमें क्या है? निकेल और लोहा, फेरस। ठीक है ना। आगे देखते हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति हैं। आपने अनेक प्रकार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे अनेक बार। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो यह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टाने पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। मेंटल के ऊपरी भाग में है तो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। जब यह भूपटल के ऊपर आ जाए, धरातल पर पहुंचता है तो इसको क्या कहते हैं? लावा। पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा और धरातल पर आ जाए तो लावा। ठीक है। यह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वलखंडासिम, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण गैस, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी। ये कौन से होते हैं देख लेते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, किसको? बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप की ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हवाई द्वीप पर कैसे पाए जाते हैं? सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं? बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। शील्ड ज्वालामुखी होते हैं। जो
जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। किसका? शील ज्वालामुखी। यदि किसी तरह निकास नली से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। कैसे होते हैं? कम विस्फोटक होते हैं। ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोन बनता है जो सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। इसमें क्या होता है? बेसाल्ट की अपेक्षा गाढ़ा और चिपचिपा लावा होता है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। ये कैसे होते हैं? भीषण विस्फोटक होते हैं। इनके लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाशिम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में होते हैं। आगे है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढा बनते हैं, जो ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? काल्डेरा। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाला मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं, वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती हैं। आगे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा प्रारंभ में एक अधिक विस्तृत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। चलिए आगे देखते हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक इनका कहाँ होता है? महासागरीय क्षेत्र में होता है। कटक एक ज्वालामुखी श्रृंखला है जो 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति। ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? अंतर्वेदी आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैलें बनती हैं। कैसी शैलें बनती हैं? आग्नेय शैल बनती हैं। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल के पहुंचने से पहले ही भूप्रपट्टी के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। ठंडा होने के आधार पर ज्वालामुखी शैलों, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है। ज्वालामुखी शैलें कब होती हैं? जब लावा धरातल पर पहुंचता है, और पातालीय जब धरातल के नीचे जमकर ठंडा होता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। इनमें कुछ इस प्रकार हैं, दिखाए गए हैं। देखिए आप ज्वालामुखी की आकृतियां। ये लावा का पठार बनता है, बाढ़कृत ज्वालामुखी डोम के साथ भस्म, गुम्बद, शंकु या सिंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड, लावा मेसा, सिंडर शंकु, मिश्रित ज्वालामुखी। आप देख पा रहे हैं ये सिल है, इसी में आपका भित्ति है, स्कंद है, नलिका है। ठीक, आगे देखते हैं कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपट में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है। किसमें? एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होता है।
अनाच्छादन की प्रक्रिया के कारण जब ऊपरी पदार्थ हट जाता है तो धरातल पर प्रकट होता है। क्या बैथोलित? ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई में पाया जाता है कर्नाटक के पठार। कहाँ? कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित एक्सफोलिएटेड हो चुकी हैं। वह धरातल पर देखी जा सकती हैं, मतलब ऊपर से उनके आवरण हट चुका है। ये लैकोलित व बैथोलित के अच्छे उदाहरण हैं। किसके? लैकोलित और बैकोलित के। लैकोलित व फैकोलित व सिल। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाई जाने वाले कमजोर धरातल के में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्त्री तस्त्री के आकार में जम जाए तो यह लैपोलित कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों की मूर्दार अवस्था में अपनति और अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रम से बैथोलित में विकसित होती हैं। यह भी फैकोलित कहलाते हैं। ठीक है, फैकोलित एक लहरनुमा, जैसे फेंक दिया। कैसे बनता है? ऐसे। ठीक, ये देखो ऐसे बनता है। इसकी अपनति और अविनति में जब जम जाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहता है। क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या कहलाता है? सिल कहलाता है या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट, किसको? कम मोटाई वाले। घनी मोटाई वाले को सिल कहा जाता है। आगे है आपका ये डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में, कहाँ? दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है, एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप, ध्यान रखें, ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। आया समझ में कुछ? तो आइए अब देखते हैं इसके हम अभ्यास प्रश्नों को। तो चलिए कर लेते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी, जो पढ़ा है, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? किसका प्रत्यक्ष स्रोत? भूकंपी तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या पृथ्वी का चुंबकत्व? तो ना ही तो भूकंपी तरंगें हैं, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल है और ना ही पृथ्वी का चुंबकत्व। ये सभी अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका गैस ही ज्वालामुखी। ठीक, आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? शील्ड का? नहीं। मिश्र का? नहीं। प्रवाह का या कुंड का? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रवाह का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल की को वर्णित करता है? ऊपरी व निचला मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल या मेंटल और क्रोड? तो क्रोड का कोई मतलब ही नहीं है स्थल मंडल से। ठीक, ऊपरी और निचले मेंटल, मेंटल है लेकिन ऊपरी मेंटल निचले मेंटल से मतलब नहीं, तो भूपटल और ऊपरी मेंटल, ये आपने पढ़ा है अभी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। कौन सी तरंगे संकुचन और फैलाव लाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातली तरंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं? धरातली तरंगे नहीं लाएंगी संकुचन फैलाव। एस तरंगे उभार और गर्त के रूप में चलती हैं।
जैसे कि एस को आप देख ही रहे हैं, एक तरफ उभार आ रहा है, एक तरफ गर्त हो रहा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा पी तरंगें, ऑप्शन नंबर क्या है। ठीक, आगे प्रश्न देखें, भूगर्भीय तरंगें क्या हैं। ये भी के लिए नहीं, जो विकल्प थे वो हम करा चुके हैं। आगे इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे, तो देखते रहिए क्लास को। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें अपने साथियों के साथ में। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।